दाखिला और कोऑपरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह ने नई दिल्ली में देही कोऑपरेटिव बैंकों की कौमी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा, कोऑपरेटिव तहरीक को पूरे मुल्क के हर गांव और तहसील तक फैलाने के लिए बनाना होगी हिकमत अमली। बेहतर कारकर्दगी के लिए कोऑपरेटिव बैंकों, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटियों को किया सरफराज। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग सिंह ठाकुर का नई दिल्ली में यूथ डायलॉग इंडिया एट 2047 से खिताब। अनुराग ठाकुर की प्रोग्राम में नौजवानों से हर घर तिरंगा मुहिम मनाने की अपील। कहा, हमें अपनी जड़ों पर फख्र होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने डिजिटल मईशत को मजबूत बनाने में की नौजवानों के ताउन की सताइश। प्रोग्राम में तकरीबन 400 नौजवानों की शिरकत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वजारत सखाफत आज से 15 अगस्त तक मुल्क की 75 जेलों में महर्षि श्री अरबिंदो की 150वीं यौम पैदाइश मनाने के लिए रूहानी प्रोग्राम कर रही है मुनक़िद। अरबिंदो के फलसफे को अपनाकर जेल में बंद कैदियों की जिंदगी में तब्दीली लाना है प्रोग्राम का मकसद। ताइवान में मौजूदा सूरत हाल पर वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा, दीगर कई ममालिक की तरह भारत भी हालिया पेशरफ्त से है परेशान। तहम्मुल से काम लेने, जुमूद को तब्दील करने के लिए यकतरफा कार्रवाई से गुरेज करने, कशीदगी को कम करने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की भारत की अपील। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर यूरोप के सबसे बड़े एटमी पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया पर गोलाबारी का लगाया इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी ने किया तशवीश का इजहार। भारत की दोनों फरीकों से मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश करने की अपील। और कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की अब एक रोज कबल होगी शुरुआत। फीफा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इफ्तिताही तकरीब और मेजबान मुल्क का पहला मैच 20 नवंबर को कराने पर किया इत्तफ़ाक़। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। दाखिली उमूर और कोऑपरेशन के वजीर अमित शाह ने नई दिल्ली में देही कोऑपरेटिव बैंकों की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कोऑपरेशन की वजारत और रियासती कोऑपरेटिव बैंकों की कौमी फेडरेशन की जानिब से किया गया। प्रोग्राम के दौरान वजीर दाखिला ने नैफ्सकॉप की पब्लिकेशन भी रिलीज की। अमित शाह ने रियासती कोऑपरेटिव बैंक को, जिला कोऑपरेटिव बैंक को और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को बेहतर कारकर्दगी के लिए अवार्ड दिए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर हम मुल्क के अंदर कोऑपरेटिव तहरीक की तरक्की चाहते हैं और मुल्क की हर तहसील और पंचायत तक कोऑपरेटिव को फैलाना चाहते हैं तो हमें इसका लायहा अमल तैयार करना होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है और कुछ राज्य ऐसे भी है जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का सम विकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। अमित शाह ने कहा कि 95,000 पैक्स और 14,000 ब्रांचों की अहम बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमें अहद लेना होगा कि पैक्स सदियों तक चले। ये 95,000 पैक्स, 14,000 ब्रांचेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की, 2,000 ब्रांचेस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, ये सब कुल मिलाकर मिला ले तो हमारे सामने एक मजबूत आधार हमारे पुरखों ने बनाकर आ दिया है।
इस बेस के आधार पर, इस नींव के आधार पर एक मजबूत इमारत आजादी के अमृत वर्ष में बनाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि हर शोबे में कोऑपरेशन पहुंचने, इसके लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की मुद्दत कार कोऑपरेटिव के लिए सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि पैक्स को मजबूत करने के लिए मरकजी हुकूमत पुरअज़्म है। हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता पहुंचे और सहकारिता के माध्यम से ही कृषि धिराण हो, इसके लिए भी हमने काम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री है, उससे अच्छा अनुकूल समय सहकारिता आंदोलन को मिलने वाला नहीं, क्योंकि मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, विजन है। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। उमूर दाखिला और कॉरपोरेशन के वजीर ने कहा कि पैक्स का खुश उसलूबी से चलना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी जिला कोऑपरेटिव बैंकों को हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का लायहा अमल तैयार करना चाहिए। हमारा सबसे पहला काम सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का यह होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है, इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। हर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वो रणनीति का मॉनिटरिंग करना चाहिए और नाबार्ड ने भी अपनी विविध योजनाओं के साथ वो रणनीति की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार भी अनेक योजनाओं के साथ इसका समर्थन करने जाएगी। और तालीम, हुनरमंदी के फरोग और सनत के वजीर धर्मेंद्र प्रधान और नौजवानों के उमूर और खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया 2047 से खिताब किया। इस मौके पर नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर मुमलिकत निशित प्रमाणिक भी मौजूद थे। इस तकरीब में नेशनल यूथ अवार्ड याफ्तागान और नौजवान नुमाइंदों समेत तकरीबन 400 नौजवानों ने शिरकत की। बैनुल-अक़वामी नौजवान नुमाइंदों के तौर पर भारत की नुमाइंदगी करने के लिए नौजवानों के उमूर की वजारत ने उन्हें मुख्तलिफ ममालिक में भेजा था। 8 अगस्त से शुरू होने वाला ये डायलॉग प्रोग्राम 14 अगस्त तक जारी रहेगा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नौजवानों के उमूर और खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नौजवानों से हर घर तिरंगा मुहिम को जोर शोर से मनाने की अपील की। 13, 14 और 15 अगस्त को इन 3 दिनों में देश के हर जिले में, हर गांव में, हर घर में हर घर तिरंगा मुहिम को हम बल देंगे। हर घर पर तिरंगा लहराएंगे। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मनाएगा। वहीं पर हम अमृत काल के लिए अमृत लक्ष्य भी तय करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आज आपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लहराया है, अगले 3 दिनों तक अपने गली में, मोहल्ले में, अपने गांव में आप इसी तरह से तिरंगे को लहराएं और पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इस तिरंगे की ताकत को बता दें कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करता है। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें अपनी जड़ों पर फख्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मगरबी सकाफत की जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपनाते हुए हमें अपनी तारीख और खुशहाल सकाफत पर फख्र करना चाहिए। हमें अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने जो समृद्ध और संपन्न इतिहास है उस पर भी गर्व होना चाहिए, समृद्ध संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। और हम जो वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, उनके जो अच्छा होगा वो उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपने समृद्ध जो हमारा संस्कृति रही उसको जानने का, उसको समझने का बहुत प्रयास करना चाहिए, उस पर गर्व भी होना चाहिए। मरकजी वजीर ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क में 34 साल बाद मरकज की मोदी हुकूमत लेकर आई है।
अनसंग हीरोज के बारे में जानकारी हम भी देश में जुटा रहे हैं। आप भी जो नई शिक्षा पद्धति लेकर आए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, ये देश में 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लाने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपके लिए लाने का प्रयास किया है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नौजवानों में दुनिया और मुल्क को बदलने की ताकत होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में डिजिटल मईशत को मजबूत बनाने में भी नौजवानों का ताउन काबिले तारीफ है। ज्यादा पहचानने की ताकत आप में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा यूजर कोई है तो आप हो। तरह तरह की चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की रिस्क आप ले सकते हो, यह आपकी उम्र की तकाजा है, उम्र की स्वभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है भारत के नागरिकों को 2022 दिसंबर तक 5G में जोड़ देंगे। युवा संवाद इंडिया एट 2047 प्रोग्राम इस मौके पर खेल के वजीर मुमलिकत नसरत प्रमाणिक भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रोग्राम में कौमी युवा अवार्ड याफ्तगान समेत तकरीबन 400 नौजवानों का हिस्सा लेने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुल्क अपनी आजादी के 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन तकसीम किया गया। गरीबों को मिलने वाले राशन के ताल्लुक से केजरीवाल का बयान गलत है। हुकूमत राशन बंद नहीं करेगी। गरीब को दिहाड़ी मजदूरी लगाने का अवसर भी मोदी सरकार ने दिया। 80 करोड़ गरीबों को महामारी के समय भूखमरी से मृत्यु ना हो तो मुफ्त में राशन भी 28 महीने तक दिया। परिस्थितियां ऐसी थी कि वो करने की आवश्यकता थी। यहीं पर ही गरीब जनता को अगर अनाज पिछले 8 सालों में जो डिपो पर मिलता था वो लगातार मोदी सरकार ने दिया भी है। और ये कहना कि अनाज को बंद किया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी का एक और बड़ा झूठ है, क्योंकि ये लगातार झूठ बोलते हैं। इसी तरह से लोग कहते थे एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी 8 साल से मिल भी रहा है और उसके अलावा किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में 6,000 रुपये साल की डाली जाती है किसानों की समृद्ध करने के लिए, संपन्न करने के लिए। और कॉस्ट प्लस 50% हमने इसको भी लागू किया, जो पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू किया। तो कुछ लोग समाज में भय, भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी करती है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए पार्लिमानी उमूर की वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गैर जिम्मेदार आदमी हैं और झूठ बोलते हैं। वो हर मसले पर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद जोशी ने दिल्ली के तालीमी निजाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दिल्ली के स्कूल इतने ही अच्छे हैं तो आम आदमी पार्टी के मेंबरान असेंबली और वुज़रा के बच्चे इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। Arvind Kejriwal, according to me, he is an irresponsible liar, and on every issue he tries to lies. And many questions have been raised even yesterday, saying that if his Delhi schools are good, why their MLAs, Aam Aadmi Party MLAs, ministers, their children, grandchildren, they are not studying there. This question is also being raised. मुख्तलिफ उमूर पर वजारत खारजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताइवान में मौजूदा सूरत हाल पर वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि दीगर कई ममालिक की तरह भारत भी हालिया पेशरफ्त से परेशान है। उन्होंने कहा कि तहम्मुल से काम लेने, जुमूद को तब्दील करने के लिए यकतरफा कार्रवाई से गुरेज, कशीदगी को कम करने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने की भारत अपील करता है। उन्होंने कहा कि भारत की मुताल्लिका पॉलिसियां मुस्तकिल हैं और उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क में मनदीप कौर की खुदकुशी पर अरिंदम बागची ने कहा कि हम उनके अहले खाना और वहां के इंतजामिया से राब्ते में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी अथॉरिटी ने हमें यकीन दहानी कराई है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
हम मामले की तहकीकात की निगरानी करेंगे और उनके खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई जंग पर बागची ने कहा कि यह अफसोसनाक है कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी इज्तिमाई जंग की बात आती है तो आलमी बिरादरी बात करने के लिए इकट्ठा होने से कासिर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने यह मसला 9 अगस्त को UNSC में खुली बहस में उठाया है। Chief of Jaish-e-Mohammed, which is a UN-proscribed entity, was actively involved in terrorist attacks, such as hijacking of Indian Airlines IC-814 in 1998, as well as the terror attacks on the Indian Parliament in 2001, and the terror attacks at the Indian Army camp in Kathua in 2014, as well as the IAF base, Pathankot IAF base attack in 2016. He has been proscribed under both Indian and US laws already, and therefore the placing of this technical hold against such a wanted terrorist is most uncalled for. India will continue to pursue its principled position of bringing these terrorists to justice, including through the UN Security Council Resolution 1267 sanctions regime. अरिंदम बागची ने श्रीलंका की सूरत हाल पर भी बात की। Sri Lanka is a sovereign country and makes its own independent decisions. Insofar as India-Sri Lanka relations are concerned, you are aware, we've been talking about it, the centrality of Sri Lanka in our neighborhood first policy. This year itself, India has extended an unprecedented support of $3.8 billion for ameliorating the serious economic situation facing the people of Sri Lanka. India is also fully supportive of Sri Lanka's democracy, stability and economic recovery. And regard to our security concerns, there were some comments that said, look, this is a sovereign right of each country. और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बांदा में कश्ती उलटने के वाकये में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए फीकस 4-4 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। उन्होंने मुतासरीन को फौरी मदद और रिलीफ फराहम करने की भी हिदायत की है। बांदा में कल शाम यमुना नदी में कश्ती उलटने के बाद लापता 17 अफराद की तलाश के लिए तलाशी मुहिम शुरू की गई। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं। अब तक 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 13 अफराद को बचा लिया गया है। मामूलात के मुताबिक हादसे के वक्त कश्ती में 35 से 40 लोग सवार थे। तलाशी की कार्रवाई दोपहर 1:30 बजे तक जारी रही। सुबह 6 बजे से दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और अब बात करते हैं हर घर तिरंगा मुहिम की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दुनिया की मशहूर डल झील पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हुब्बुल वतनी का शानदार नजारा देखने को मिला। इस तिरंगा रैली का एहतमाम महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर ने किया था। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़े के इलाके कावारी लादरोन की रहने वाली नाजमा बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनका सिलाई सेंटर में तिरंगा बनाने से ही काम शुरू हुआ है। नाजमा के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 500 तिरंगे तैयार किए हैं। नाजमा को कुपवाड़ा की एक फौजी यूनिट 160 TA ने टेलरिंग सेंटर फराहम किया था, जिसमें 15 सिलाई मशीनें और दीगर मवाद भी फराहम किए गए थे। इस सिलाई सेंटर में इलाके की बहुत सी लड़कियां काम करती हैं। नाजमा का कहना है कि अब तक 500 से ज्यादा झंडे तैयार किए जा चुके हैं और 1500 से ज्यादा झंडियों की सिलाई की जा रही है, जो 15 अगस्त से पहले तैयार हो जाएंगे। नाजमा कहती है कि ये झंडे लोगों को बाजार की शरह से भी कम कीमत पर दस्तयाब होंगे। पूरे मुल्क में वजीर आजम के हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर जबरदस्त जोशो खरोश है। आम लोगों से लेकर मेंबरान पार्लियामेंट, सनत और रजाकाराना तंजीमों तक सभी ने इस मुहिम में अपनी जान डाल दी है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत मुल्क तिरंगा के रंगों में रंग गया है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। तिरंगा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
अपोजिशन भले ही वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी की हर मुहिम की तनकीद करे, लेकिन सच ये है कि वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी की हर पुकार पर पूरा मुल्क एक हो जाता है और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हर घर तिरंगा मुहिम है। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी। पूरे मुल्क में वजीर-आज़म के हर घर तिरंगा मुहिम के तई जबरदस्त जोशो खरोश है। आम लोगों से लेकर मेंबरान पार्लियामेंट, सनती दुनिया और रजाकाराना तंजीमों तक सब इस मुहिम में जी जान से लग गए हैं। दिल्ली के फ़ियाम फाउंडेशन ने हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने और मुल्क की हर रियासत, हर जिला और हर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए अवामी नुमाइंदों को अब तक 50,000 से ज्यादा तिरंगे तोहफे में पेश किए हैं, जिसमें बिहार के एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और पंजाब के एमपी सुरेश कश्यप समेत कई एमपी शामिल हैं। पूरा देश से आज़ादी का 75वां साल मना रहा है और इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे मिशन के तौर पर लिया है कि देश के एक एक लोगों के अंदर आज़ादी के 75वें वर्ष का जज्बा जगे, उनके अंदर का जो जुनून है वह जगे और इसमें हमें पूरे देश के हर घर पर तिरंगा लगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इस अभियान से हमारे राष्ट्रीय ध्वज और स्वतंत्रता संग्राम व हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से हर भारतीय का रिश्ता और भी गहरा और भी मजबूत हो जाएगा। फ़ियाम फाउंडेशन ने भी इस अभियान में पूर्णतः रूप से भागीदारी निभाने का पूरा दिल से प्रण लिया है। सनती दुनिया भी इस मुहिम में शामिल है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए सनत व तजारत सोम प्रकाश खुद तिरंगा तकसीम करने के लिए दिल्ली के एक दफ्तर पहुंचे। दफ्तरों और कारखानों में काम करने वाले मुलाजमीन को भी तिरंगे तकसीम किए जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। बहुत बड़ा उत्साह है, सभी लोग लगे हुए हैं, सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता भी झंडा लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। यूथ वाले हैं वो भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, महिला भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी की तरफ से तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया गया है और इसको घर घर तक तिरंगा लहराना और इसको सुनिश्चित करेंगे हम। आज़ादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव के तहत दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे भारत में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने हर घर तिरंगा मुहिम की कामयाबी पर कहा कि लोग मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत का अहद लेकर तिरंगा लेकर निकले हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी मुल्क भी भारतीय शहरियों ने तिरंगे की यात्रा निकाली, जो फख्र की बात है। बीजेपी के तर्जुमान समित पात्रा ने बिहार में तिरंगे पर सियासत की कोशिशों के लिए नीतीश कुमार हुकूमत पर बिहार में जंगल राज की वापसी का इल्जाम आयद किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। महर्षि श्री अरबिंदो के 150वें यौम पैदाइश और आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर वजारत सखाफत 12 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक मुल्क भर में वाक़े 75 जेलों में श्री अरबिंदो की जिंदगी और फलसफे को याद करने के लिए एक रूहानी प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। इन प्रोग्रामों का मकसद श्री अरबिंदो के फलसफे को अपनाकर और योगा और ध्यान की मश्क करके जेल में बंद कैदियों की जिंदगियों को तब्दील करना है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जेलों में बंद कैदियों की जिंदगियों को खुद एहतसाबी और शऊर ज़ात के जरिए बदलने की जरूरत है और कैदियों को जिंदगी के नए सफर का आगाज करने के काबिल बनाने के लिए मुल्क भर की जेलों को महर्षि अरबिंदो की जिंदगी पर प्रोग्राम मुनक्किद करना चाहिए।
और आलमी खबरों में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर यूरोप के सबसे बड़े एटमी बिजली घर ज़ापोरिज़िया पर गोलाबारी का इल्जाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदा ने कहा कि भारत हमेशा यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट की सलामती और तरक्की की अहमियत पर जोर देता रहा है। रुचिरा काम्बोज ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की कोशिशों को तरजीह देते हैं ताकि इसकी हिफाजत और निगरानी मौसर और गैर इम्तियाजी तरीके से की जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की करीब होने वाली फायरिंग पर रूस की मजम्मत की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि वो रूस के ज़ेर कब्जा इलाके को आज़ाद कराने के लिए सख्त इक़दाम करे। और फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला फीफा वर्ल्ड कप अब मुकर्ररा वक्त से एक रोज कबल शुरू होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 21 नवंबर से शुरू होना था, ताहम अब फीफा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इफ्तिताही तकरीब और मेजबान मुल्क का पहला मैच 20 नवंबर को मुनक्किद करने पर इत्तेफाक किया है। पहला मैच मेजबान कतर और एक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा। ये फैसला फीफा कौंसिल के ब्यूरो ने किया है। इससे कबल कतर और एक्वाडोर के दरमियान 21 नवंबर को पहला मैच खेला जाना था, जो इस मुकाबले का तीसरा मैच होता। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है और उन्हें कप्तानी सौंपी गई है। इससे कबल उन्हें इस दौरे के लिए 15 रुकनी टीम में शामिल नहीं किया गया था और शिखर धवन को कप्तानी सौंपी गई थी। राहुल की वापसी के बाद अब धवन को नायब कप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई ने जुमेरात को ट्वीट करके राहुल के फिट होने की इत्तला दी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 18 अगस्त से होगा। साथ ही आखिरी वनडे 22 अगस्त को खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।